हेलो एवरीवन। चलिए आज हम लोग एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लाइफ प्रोसेस के बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं, जो कि बेसिकली क्लास 10 के साइंस के बायोलॉजी सेक्शन से आता है। ये वीडियो आप लोग के लिए बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए तो यूज़फुल रहेगा ही, साथ ही में आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के भी क्वेश्चन इस टॉपिक से आप उसका आंसर कर सकते हो। चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। लाइफ प्रोसेस का फर्स्ट डेफिनेशन जो आप यहाँ पर देख पा रहे होगे, द एसेंशियल एक्टिविटीज़ दैट लिविंग ऑर्गेनिज्म परफॉर्म टू मेंटेन लाइफ एंड एंश्योर सर्वाइवल। कहने का मतलब ये है कि कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म इस पृथ्वी पे अपने जीवन को चलाने के लिए जो बेसिक एक्टिविटीज़ करता है ताकि वो सर्वाइव कर पाए, उसी पूरे कलेक्टिव एक्टिविटीज़ को, प्रोसेसेस को मिल करके ही हम लाइफ प्रोसेस कहते हैं। बेसिकली लाइफ प्रोसेस में यहाँ आप देख रहे होंगे 4 प्रोसेसेस को डिस्कस किया गया। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन, सेकेंड वन इज़ रेस्पिरेशन, थर्ड वन इज़ ट्रांसपोर्टेशन एंड फोर्थ वन इज़ एक्सक्रीशन। मीन्स स्टार्ट आपका न्यूट्रिशन प्रोसेस से हो रहा है और लास्ट आपका एक्सक्रीशन प्रोसेस पे जा रहा है। आइए हम लोग थोड़ा हर टॉपिक के बारे में डिटेल में जानते हैं। फर्स्ट वन इज़ न्यूट्रिशन। इसका डेफिनेशन आप थोड़ा नोट कीजिएगा, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड एंड यूटिलाइजिंग इट फॉर एनर्जी कॉल्ड न्यूट्रिशन। बेसिकली पहले हम लोग ये समझते थे कि खाना को अंदर ले लेना, खाना को खा लेना ही न्यूट्रिशन है, बट एक्चुअल डेफिनेशन क्या होता है सर, कि द प्रोसेस ऑफ टेकिंग इन ऑफ फूड। आप खाना तो ले रहे हो, बट उस खाने से जो एनर्जी आपको अपने लाइफ को चलाने के लिए ज़रूरत होती है, दैट इज़ यूटिलाइजिंग द एनर्जी, दैट कलेक्टिव प्रोसेस इज कॉल्ड न्यूट्रिशन। ओके, नाउ आगे देखते हैं। न्यूट्रिशन बेसिकली 2 पार्ट में डिवाइड होता है। फर्स्ट वन इज ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड सेकेंड वन इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। आइए जानते हैं सर ऑटोट्रॉपिक और हेटरोट्रॉपिक क्या होता है। ऑटोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है सर? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच green plants prepare their own food for their survival, it is called autotrophic mode of nutrition। यहाँ से आप ये समझ पाए होंगे कि autotrophic mode of nutrition का मतलब होता है जो अपना खाना स्वयं बनाते हैं, synthesize their own food। और ये करने वाले और कोई नहीं, सिर्फ ग्रीन प्लांट्स होते हैं, इसलिए उनको प्रोड्यूसर्स भी कहा गया है। और आप ये देख रहे होंगे दे आर द प्राइमरी लेवल ऑफ द फूड चेन, मीन्स फर्स्ट लेवल यू कैन से डैट उसको फूड चेन का, और वो ग्रीन प्लांट्स ही होते हैं, क्योंकि वही पृथ्वी पे एक ऐसे हैं जो अपना खाना स्वयं बना सकते हैं। अब आप ये जानोगे आगे कि अपना खाना स्वयं कैसे बनाते हैं। आप पहले भी पढ़े हो, दैट इज़ द प्रोसेस फोटोसिंथेसिस, उसके बारे में आगे आपको मैं बताऊंगा। जो खाना प्लांट बनाता है और जिस तरीके से वो स्टोर करता है, उस स्टोर फूड को ही हम स्टार्च कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टार्च। नेक्स्ट वन इज हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच लिविंग ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिज्म फॉर देयर फूड। मीन्स वो अपना खाना दूसरे पे डिपेंड रहते हैं अपने खाने के लिए, उसको हम कहते हैं हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। वो अपना खाना स्वयं नहीं बना पाते हैं। आप यहाँ पॉइंट्स देख रहे होंगे, ऑब्टेन न्यूट्रिशन बाय कंज्यूमिंग अदर, मीन्स दे आर डिपेंडेंट ऑन अदर्स। जिस तरीके से ऑटोट्रॉपिक मोड में ग्रीन प्लांट अपना खाना जो बनाता है उसको स्टोर करता है, उसको हम स्टार्च कहते हैं, तो हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में जो भी ऑर्गेनिज्म है वो जो फूड स्टोर करते हैं उसको हम ग्लाइकोजन कहते हैं। नेक्स्ट वन, दे आर एट द सेकेंडरी एंड टर्शियरी लेवल ऑफ द फूड चेन। आपको पहले ही बताया गया कि जो प्लांट है ग्रीन प्लांट, उसको प्राइमरी लेवल ऑफ द फूड चेन कहा गया है। उसी तरीके से जो हेटरोट्रॉप्स के अंदर ऑर्गेनिज्म आते हैं उसको हम सेकेंडरी या टर्शियरी लेवल पे बांटते हैं। ये अब ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन के प्रोसेसेस को समझते हैं। बेसिकली इसका प्रोसेस क्या है? फोटोसिंथेसिस। हम लोग पहले ही पढ़े हैं फोटोसिंथेसिस का डेफिनेशन क्या होता है। द प्रोसेस थ्रू विच ग्रीन प्लांट प्रिपेयर देयर ऑन फूड विद द हेल्प ऑफ सनलाइट ट्रैप्ड बाई क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड मिनरल्स। उसी का मैकेनिज्म को हम लोग बेसिकली यहाँ समझेंगे। आप यहाँ पे देखिए, इसका एक केमिकल फार्मूला क्या लिखा हुआ है, रिएक्शन 6CO2 + 12H2O, क्लोरोफिल एंड सनलाइट C6H12O6 + 6O2 + 6H2O। मीन्स ये यूज कर रहा है CO2 और H2O को इन द प्रेजेंस ऑफ सनलाइट एंड क्लोरोफिल, और आपको यही चीज़ ग्लूकोज जो उसका फूड है दैट इज फाइनली कन्वर्टेड इनटू कार्बोहाइड्रेट, और साथ में ऑक्सीजन और वाटर को लिबरेट कर रहा है। आइए इसके मैकेनिज्म को समझते हैं। बेसिकली 3 इवेंट होता है जो फोटोसिंथेसिस के दरमियान, दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। फर्स्ट वन इज एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल। मीन्स सनलाइट को, पत्ते में जो ग्रीन पिगमेंट प्रेजेंट होते हैं दैट इज कॉल्ड क्लोरोफिल, वही सनलाइट को ट्रैप करता है। सनलाइट, ये जो क्लोरोफिल है ये कहाँ प्रेजेंट होता है? ये क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं। किस में प्रेजेंट रहते हैं? क्लोरोप्लास्ट में प्रेजेंट रहते हैं। इसीलिए क्लोरोप्लास्ट को ही हम लोग मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस कहते हैं। क्या कहते हैं? मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस या फिर साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस। अगर आपसे कभी भी पूछा जाए कि साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस किसको कहा जाए, तो आपका आंसर होना चाहिए क्लोरोप्लास्ट। चलिए ये पहला स्टेप था। सेकंड वन, जो लाइट एनर्जी, जो सनलाइट एनर्जी वो आता है उसको हम कन्वर्ट हो जाता है, ये कन्वर्ट किस में होता है? केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होता है।
और जो वाटर मॉलिक्यूल आपको यहाँ पर दिख रहा है ये बेसिकली हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में स्प्लिट कर जाता है, टूट जाता है। ये दूसरा प्रोसेस था। पहला प्रोसेस यही है कि लाइट एनर्जी, जो सनलाइट एनर्जी, उसको ट्रैप कौन करता है? क्लोरोफिल करता है। क्लोरोफिल कहाँ प्रेजेंट है? ये ग्रीन पिगमेंट है जो कि पत्ते में प्रेजेंट है। पत्ते में कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर। इसलिए हम लोग क्लोरोप्लास्ट को क्या कहते हैं? मेन साइट ऑफ फोटोसिंथेसिस भी कहते हैं। दूसरा स्टेप है जो सनलाइट एनर्जी आया उसको आप केमिकल एनर्जी में वो कन्वर्ट करता है, एंड फाइनली जो वाटर मॉलिक्यूल यूज कर रहा है प्लांट अपने फोटोसिंथेसिस प्रोसेस में, उसको वो स्प्लिट कर देता है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एंड थर्ड वन इज इंपॉर्टेंट स्टेप फॉर इट्स फूड, दैट इज जो CO2 प्लांट यूज कर रहा है वही CO2 कार्बन डाइऑक्साइड रेड्यूस होकर फाइनली कार्बोहाइड्रेट में कन्वर्ट होता है, वही उसका खाना बनता है। ये प्रोसेस था सर फोटोसिंथेसिस का। आशा है आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है स्टोमाटा एंड गार्ड सेल। स्टोमाटा बेसिकली क्या है? स्टोमाटा ग्रीन लीव्स पे ही जो छोटे छोटे पोर्स हैं, टीनी पोर्स, उसी को हम स्टोमाटा कहते हैं। उसका बेसिक फंक्शन क्या होता है? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। स्टोमाटा का काम यही है, उस पोर्स का काम यही है कि गैसेस को एक्सचेंज करना, CO2 का आना और O2 का लिबरेट करना, ये उसका काम है। एक्चुअली में आप इस फिगर में देख पा रहे होगे, ये जो दो फिगर आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है, इसी को हम लोग गार्ड सेल कहते हैं, जो स्टोमाटा के पोर्स को कवर अप करता है, और उसका काम यही है कि स्टोमाटल पोर को ओपन या क्लोज कराना। ये फंक्शन है बेसिकली किसका? गार्ड सेल का। इसका मैकेनिज्म क्या है? जब भी प्लांट में वाटर इन, मतलब वाटर फ्लोज इन, वाटर अगर अंदर की ओर आता है तो गार्ड सेल क्या करता है? अपने आप को स्वेल करता है। देख रहे हो, गार्ड सेल अपने आप को स्वेल कर लिया और उस वजह से स्टोमाटल पोर ओपन हो जाता है। और फिर जैसे ही वाटर आउट होता है, मीन्स वाटर जब प्लांट से निकल जाता है, बाहर की ओर जाता है, वाटर फ्लोज आउट होता है, उस समय गार्ड सेल श्रिंक करते हैं। श्रिंक मतलब सिकुड़ते हैं, जिसके वजह से स्टोमाटल पोर बंद हो जाते हैं। यही मैकेनिज्म है बेसिकली। इसमें समझने का चीज़ यही था कि स्टोमाटा जो है वो ग्रीन लीव्स के ऊपर टीनी पोर्स हैं, जिनका मेन काम है एक्सचेंज ऑफ गैसेस करना, CO2 का जाना और CO2 का आना और O2 का जाना। एंड सेकेंड वन इज स्टोमाटा के ऊपर जो गार्ड सेल प्रेजेंट है, उनका काम है उस स्टोमाटल पोर को ओपन और क्लोज करना। उसका मैकेनिज्म मैंने पहले बता दिया कि जब भी पानी प्लांट के अंदर आता है, वाटर अगर इन करता है तो उस समय गार्ड सेल स्वेल करता है, जिसकी वजह से स्टोमाटल पोर ओपन हो जाते हैं। और जैसे ही वाटर आउट होता है, फ्लोज आउट होता है प्लांट से, तो उस समय गार्ड सेल श्रिंक कर जाते हैं, सिकुड़ जाते हैं, तो स्टोमाटल पोर क्लोज हो जाता है। हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, जैसा कि मैंने पहले ही बताया, हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का मतलब ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन जिसमें ऑर्गेनिज्म अपने खाने के लिए दूसरे पे डिपेंड होता है। बेसिकली हेटरोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन 3 पार्ट में बांटा गया है। फर्स्ट वन इज सेप्रोट्रॉपिक, सेकंड वन इज पैरासाइटिक एंड थर्ड वन इज होलोजोइक। सेप्रोट्रॉपिक को ही सेप्रोफाइट्स भी बोलते हैं हम लोग। एक्चुअली सेप्रोट्रॉपिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? द मोड ऑफ हेटरोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिजम्स ऑब्टेन देयर फूड फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग प्लांट्स एंड एनिमल्स। बेसिकली ये डिकम्पोजर्स का काम करते हैं। इसके एग्जांपल में आपका फंगी हो जाता है, यीस्ट हो जाता है। एक्चुअली ये डेड एंड डिकेइंग प्लांट एंड एनिमल पे ही डिपेंड होते हैं अपने खाने के लिए। सेकेंड वन इज पैरासाइटिक। पैरासाइटिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन क्या है? वो एक ऐसा मोड ऑफ न्यूट्रिशन है जिसमें ऑर्गेनिज्म दूसरे ऑर्गेनिज्म के बॉडी में रह करके बिना उसको मारे हुए उसी का खाना वो उसको यूटिलाइज करता है। और जिसके बॉडी में ये रह करके अपना खाना खाता है उसको हम कहते हैं होस्ट, HOST। क्या बोलते हैं सर? HOST, होस्ट। मीन्स द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म ऑब्टेन इट्स फूड फ्रॉम द बॉडी ऑफ अनदर ऑर्गेनिज्म विदाउट किलिंग इट इज नॉन एज पैरासाइटिक न्यूट्रिशन। इसके अंदर एग्जांपल आपका कसकटा आ गया, प्लाज्मोडियम आ गया, लीचेज हो गया, ये सारा चीज़ इसके एग्जांपल होता है। थर्ड वन इज होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन क्या है? यही आपका इस टॉपिक के लिए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। होलोजोइक न्यूट्रिशन का मतलब द मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच organism follow the complete steps of the life processes, means from digestion to excretion, that is called holozoic nutrition। इसके अंदर ह्यूमन बींग्स, एनिमल्स, अमोइबा, जो अभी आप आगे देखोगे, ये सारे आते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं अमोइबा के बारे में, जो कि आप पहले से जानते हो एक यूनिसेलुलर सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है, एक सेल का बना हुआ होता है। इसमें न्यूट्रिशंस कैसे फॉलो होते हैं? तो इसका अगर कोई पूछता है कि अमोइबा में कैसा न्यूट्रिशन फॉलो होता है, तो उसका आंसर क्या है? होलोजोइक न्यूट्रिशन फॉलो होता है। उसके स्टेप्स क्या हैं वो आपको बताते हैं। फर्स्ट स्टेप भी इंजेशन। इंजेशन का मतलब खाने को अंदर लेना। एक्चुअली में अमोइबा क्या करता है? अपने खाने को जो अंदर लेता है, तो उसका वो जो ऑर्गेनिज्म जिसके तहत वो अपने खाने को अंदर लेता है, उसको हम कहते हैं स्यूडोपोडिया। PSEUDOPODIA है। स्यूडोपोडिया मतलब छलावे का पैर, दिखावे का पैर, डेट इज, इसीलिए इसको हम लोग फॉल्स फिट कहते हैं। ऐसा इसको क्यों कहा जाता है? एक्चुअली में आप देख रहे हो कि ये मान लो अगर उसका बॉडी है, तो क्या करता है? जब भी कोई उसका प्रे या खाना उसकी ओर आता है, तो वहाँ पे एक स्पेस बनाता है, छलावे का एक घेरा बना देता है, जिसके तहत फूड जब इंटर कर जाता है तो वो अपने आप को ब्लॉक कर देता है, बंद कर देता है। इसीलिए इसको कहा गया स्यूडोपोडिया। मीन्स
अमोइबा अपना खाना एक फॉल्स फिट के थ्रू, जिसको स्यूडोपोडिया कहा गया है, उसी के तहत अपने प्रे को अंदर लेता है, इंजेस्ट करता है। सेकेंड स्टेप इज डाइजेशन। क्या है? वेरियस एंजाइम्स एक्ट इन फूड वैक्यूल। जिस तरीके से ह्यूमन बींग्स में खाना जो होता है पेट में, स्टमक में जा करके पचने का काम शुरू होता है, उसी तरीके से ये खाना जब अमोइबा के बॉडी के अंदर आता है तो फूड वैक्यूल ही उसका स्टमक का काम करता है, जहाँ पे बहुत सारे डाइजेस्टिव एंजाइम्स जो होते हैं वो उसको उस खाने को डाइजेस्ट करने में मदद करते हैं। क्लियर? थर्ड वन इज एब्जॉर्प्शन। अब जो आप खाना यूज की, मतलब जो आप खाना लिए हो, जो खाना वो उसको लिया हुआ है अमोइबा, उससे जो भी जो न्यूट्रिएंट्स डाइजेस्ट होकर के आए, ये एब्जॉर्ब होता है किससे? फूड वैक्यूल से। किस में एब्जॉर्ब होता है? फाइनली फूड वैक्यूल में, मतलब जिस तरीके से आपके स्टमक में होगा, आगे आप पढ़ोगे, उसी तरीके से इसके फूड वैक्यूल में डाइजेस्टेड खाना स्टोर होता है, एब्जॉर्ब होता है। नेक्स्ट स्टेप इज साइटोप्लाज्म। और ये फूड वैक्यूल से जहाँ एब्जॉर्ब हो रहा है, आप देख रहे हो, उसका नाम क्या दिया गया? साइटोप्लाज्म दिया गया। मतलब फूड वैक्यूल से खाना जब एंजाइम्स के द्वारा डाइजेस्ट होने के बाद एब्जॉर्ब कहाँ किया जा रहा है? साइटोप्लाज्म में। नेक्स्ट स्टेप इज एसिमुलेशन। जो एब्जॉर्ब्ड फूड है, अब एक्चुअली में फूड क्यों आ रहा है? तो फूड से आपको एनर्जी चाहिए। एनर्जी क्यों चाहिए? तो भैया डैमेज सेल को रिपेयर करने के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, ठीक। तो वही कह रहा है, जो एब्जॉर्ब्ड फूड है उसको आप रिपेयर, डैमेज सेल्स को, डैमेज सेल्स को रिपेयरिंग करने में उस एनर्जी को लगाया जाता है, ग्रोथ ऑफ अमोइबा में लगाया जाता है। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एसिमुलेशन। एसिमुलेशन का मतलब सिंपल सा यही हो गया कि जो भी खाना आप एब्जॉर्ब किए हो, तो उससे जो भी एनर्जी आप गेन कर पा रहे हो, उस एनर्जी से आपका जो एक्टिविटी आपके लाइफ का है वो चलाना है। क्या करना है? तो बेसिकली अमोइबा में आप 2 पॉइंट देख रहे हो कि जो भी डैमेज सेल्स है वो रिपेयर, क्योंकि ये सिंगल सेल है, इसमें उतना एक्टिविटीज़ है नहीं, तो डैमेज सेल्स को रिपेयर करना और थोड़ा सा अपने आप को ग्रो करना है। लास्ट वन इज इजेशन। इजेशन का प्रोसेस बहुत सिंपल है। ये फाइनली अपने जो खाना जो भी अनवांटेड फूड, या जिसको हम एक्सक्रीटा कह सकते हैं, वो अपने बॉडी से उसको फिर उसी तरीके से स्यूडोपोडिया की तरफ ब्रेक होकर के वो बाहर निकल जाता है और नॉर्मली वो फिर अपने आप को क्लोज कर लेता है। तो इजेशन इज द लास्ट टॉपिक, दैट इज अनवांटेड फूड देन रिमूव्ड। ये पूरा का पूरा एक प्रोसेस जो है कंप्लीट लाइफ प्रोसेस के प्रोसेसेस को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसके अंदर होलोजोइक न्यूट्रिशंस चलता है, होलोजोइक न्यूट्रिशंस कहते हैं। इसी की तरह अमोइबा की तरह ही एक और सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म है जिसको हम लोग पैरामोशियम कहते हैं, और जिस तरीके से अमोइबा अपने खाने को अंदर लेने के लिए फॉल्स फिट स्यूडोपोडिया का इस्तेमाल करता है, उसी तरीके से पैरामोशियम जो सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिज्म है वो भी अपने खाने को इंटेक करने के लिए, इंजेस्ट करने के लिए सीलिया का यूज करता है। आइए इस चैप्टर का नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, को हम लोग थोड़ा सिंपल वे में समझते हैं, और हर एक पॉइंट्स को, इसको हम लोग कैसे सिंपली हम लोग लर्न कर सकते हैं, समझ सकते हैं। आइए उसको कोशिश करते हैं समझने का और देखने का। न्यूट्रिशन इन ह्यूमन बीइंग, ये भी आपको पता है ह्यूमन बीइंग में होलोजोइक न्यूट्रिशन चलता है, तो प्रोसेसेस वही रहेंगे, इंजेशन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, एसिमुलेशन, इजेशन। अब इसके अंदर जो तमाम प्रोसेसेस हैं, क्या क्या होती हैं, उन चीज़ों को हम जानेंगे। एक्चुअली में जो ये प्रोसेसेस होता है, और आप इसका डायग्राम जब पढ़ोगे तो इसी को बोला जाता है ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल। ओके, तो फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। इंजेशन का मतलब होता है खाने को अंदर लेना, जो हम अपने हैंड से माउथ में खाना ले लिए, लेने के बाद क्या होता है, हमारे मुंह में जो लिक्विड प्रेजेंट है, जिसको बेसिकली सलाइवा बोला जाता है, उसी सलाइवा में एक एंजाइम प्रेजेंट होता है जिसको हम कहते हैं सैलिवरी एमिलेज। उस एंजाइम का ये काम है कि जो भी कॉम्प्लेक्स खाना हमारे मुंह के अंदर या माउथ के अंदर गया हुआ है, उसको वो सिंपल बनाता है, ताकि वो आसानी से हमारे फूड पाइप ईसोफेगस के थ्रू पास कर सके। तो मीन्स पहला काम यही है कि आप इंजेक्ट, मतलब इंटेक कर रहे हो फूड को माउथ में हैंड से, माउथ में जब फूड जाता है तो उसके बाद वहाँ जो प्रेजेंट सलीवा है वो अपना एक एंजाइम जिसको हम कहते हैं सैलिवरी एमिलेज, उससे वो उस पर क्या करता है कि जो कॉम्प्लेक्स खाना है, जो कॉम्प्लेक्स फूड पार्टिकल है, उसको वो सिंपल बनाता है ताकि वो आगे आसानी से पास कर सके। अब जो कॉम्प्लेक्स फूड है वो जब सिंपल हो गया तब वो पास कर रहा है फूड पाइप से, हमारे जो ऑर्गन है फूड पाइप जिसको हम ईसोफेगस कहते हैं, वो यहाँ पे साइलेंट है, उसके थ्रू वो पाइप फूड अब पास करता है। फूड जो ईसोफेगस के थ्रू पास करता है और उस मूवमेंट को जिस तरीके से वो मूव करता है उसमें, उसी को हम कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। पेरिस्टल्टिक मूवमेंट क्या है एक्चुअली में? द कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मूवमेंट ऑफ फूड पार्टिकल थ्रू ईसोफेगस इज नोन एज पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। मीन्स एक बार कॉन्टैक्ट करना, फिर एक बार एक्सपेंड करना, फिर कॉन्टैक्ट, फिर एक्सपेंड, मतलब इस तरीके से जब खाना ईसोफेगस के थ्रू पास होता है तो इस पूरे मूवमेंट को ही हम कहते हैं पेरिस्टल्टिक मूवमेंट। अब खाना जब यहाँ ईसोफेगस से फूड पाइप से पास होता है तो वो कहाँ जाता है? स्टमक में, जहाँ पे डाइजेशन का प्रोसेस शुरू होता है। रफली आप बोल सकते हो स्टमक जो है वो जे शेप्ड का होता है, ठीक। स्टमक में जब फूड आता है तो वहाँ पे जो उसके डाइजेस्टिव एंजाइम्स हैं वो 3 बेसिकली एंजाइम्स होते हैं, एक HCl, एक पेप्सिन और एक म्यूकस। यही डाइजेस्टिव एंजाइम्स है जो खाने पे एक्ट कर रहे होते हैं।
तीनों का अलग अलग फंक्शन है, HCl का, पेप्सिन का और म्यूकस का। आइए समझते हैं सिंपल वे में। HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, इसका काम क्या है? एसिडिक मीडियम, मीन्स वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है। दूसरा काम है कि जो भी बैक्टीरिया वगैरह है वो उसको फूड में किल करता है, एसिडिक है, डेट्स वाई। दूसरा चीज़ है पेप्सिन। पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन क्या होता है? जो बड़े बड़े प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो खाने में, वो उसको तोड़ता है। किस में तोड़ता है? तो अभी वो पूरी तरीके से कंप्लीटली प्रोटीन को डाइजेस्ट नहीं करता है, बट तोड़ता है किस में? पेप्टोन्स में या प्रोटियोसिस में। ये मॉलिक्यूल्स के नाम है। तो पेप्सिन का काम क्या है? पेप्सिन एक ऐसा एंजाइम है जिसका काम है प्रोटीन को तोड़ना, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने में मदद करना। एक्चुअली HCl ही जो है वो एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करता है, तभी ये एंजाइम पेप्सिन अपना एक्शन परफॉर्म कर पाता है, एक्शन कर पाता है। अगर ये प्रोवाइड नहीं करेगा तो ये काम है, मीन्स ये दोनों आपस में एक दूसरे से रिलेटेड है। ये अगर हेल्प नहीं करेगा, ये मीडियम प्रोवाइड नहीं करेगा तो इसका काम नहीं हो पाएगा, ये परफॉर्म नहीं कर पाएगा, अपना एक्शन नहीं कर पाएगा। थर्ड वन इज म्यूकस। म्यूकस का काम क्या है? कि जो स्टमक का इनर लाइनिंग है, हमारा जो स्टमक है उसका इनर लाइनिंग में, मीन्स द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक इज सेव्ड फ्रॉम HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड से बचाने के लिए ये म्यूकस का वही काम है कि म्यूकस क्या करता है कि पेट के जो इनर लाइनिंग है उसको HCl के एक्शन से, एसिडिक एक्शन से बचाता है। तो ये 3 एंजाइम आपके स्टमक में प्रेजेंट होते हैं, जहाँ पे हमको सबका फंक्शन मैंने बता दिया। ये आपको सिर्फ सिंपली इतना ही याद रखना है। उसके बाद क्या होता है? जो खाना, अब खाना क्या हुआ, इसको हम बोल सकते हैं अभी पार्टली डाइजेस्ट हुआ है। ये खाना स्फिंक्टर मसल के थ्रू होकर के फाइनली एक इससे एग्जिट, मतलब स्टमक से एग्जिट होकर के स्मॉल इंटेस्टाइन में आता है। आपको बता दें स्मॉल इंटेस्टाइन एलिमेंट्री कैनाल का सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट है, सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट इसी को बोला जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन। और ये कॉम्पैक्ट स्पेस में, बहुत कम स्पेस में इसको रखा गया है, या फिर उस तरीके का वो बनावट है क्योंकि एक्सटेंसिव कॉइलिंग है उसके अंदर। तो स्मॉल इंटेस्टाइन को हम क्या कहेंगे कि ये सबसे लॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द एलिमेंट्री कैनाल है। नेक्स्ट थिंग, अब स्मॉल इंटेस्टाइन में इसको एक बात और कहा जाता है कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन। क्यों कहा जाता है अभी मैं बता रहा हूँ। कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन इसलिए कहा जाता है क्योंकि बेसिकली पूरा का पूरा जो फूड है वो कंप्लीटली डाइजेस्ट यहीं पे होता है। प्रोटीन हो गया हो, कार्बोहाइड्रेट हो या फैट हो, ये तीनों जो चीज़ हैं वो कंप्लीटली डाइजेस्ट स्मॉल इंटेस्टाइन में ही होते हैं। आइए इसको हम थोड़ा ढंग से पढ़ते हैं ताकि आप आसानी से उसको याद कर सकें। एक्चुअली क्या है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन होने के लिए कुछ सिक्रेशंस एंजाइम्स का हमको लीवर से ज़रूरत पड़ती है और पैनक्रियाज से ज़रूरत पड़ती है। इनके सिक्रेशंस, कुछ सिक्रेशंस जिसको हम एंजाइम कह सकते हैं, उसके मदद से ही ये पूरा कंप्लीट तीनों प्रोटीन, फैट एंड कार्बोहाइड्रेट तीनों यहाँ पे डाइजेस्ट होता है। आइए, लीवर से जो सिक्रेशन होता है, एक को बाइल सॉल्ट बोलते हैं, एक को बाइल जूस वो कहते हैं। बाइल सॉल्ट का काम क्या है? जो फैट मॉलिक्यूल्स होते हैं, जिसको हम लार्जर ग्लोब्यूल्स कह सकते हैं, बड़े बड़े मॉलिक्यूल, उनको वो स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में कन्वर्ट करते हैं। इसी को बोला जाता है इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट्स। क्लियर? दूसरा चीज़ जो बाइल जूस होता है वो भी लीवर का ही सिक्रेशन है, जो गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट होता है। इनका काम सिंपल है कि वो फैट को डाइजेस्ट करते हैं। मीन्स इसका काम क्या है कि फैट को डाइजेस्ट करना और थोड़ा सा अल्कलाइन मीडियम भी प्रोवाइड करता है। ये 2 काम है इसका कि वो पेट में अल्कलाइन मीडियम को भी प्रोवाइड करते हैं और फैट को डाइजेस्ट करते हैं। ये लीवर का सिक्रेशन का काम था। उसके बाद बात करते हैं पैनक्रियाज से। पैनक्रियाज से 2 एंजाइम सेक्रेट होकर आते हैं, एक को बोला जाता है ट्रिप्सिन, एक को बोला जाता है लिपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है? वो फाइनली प्रोटीन को पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। जो पार्टियली पहले डाइजेस्ट हुआ था, और वो ट्रिप्सिन क्या है? प्रोटीन को पूरी तरीके से फाइनली डाइजेस्ट कर देता है। और लिपेज का काम क्या है? जो इमल्सिफाइड फैट तुम्हारा जो बॉडी में है, वो लिपेज का काम है कि वो उसको फाइनली पूरी तरीके से डाइजेस्ट कर देता है। नेक्स्ट वन, स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल्स में ही जो इंटेस्टाइनल जूस प्रेजेंट होते हैं। इंटेस्टाइनल जूसेस का काम क्या है? इनका काम सिंपल सा यही है कि जो आप यहाँ पे 3 चीज़ देख रहे हो, ये पूरा का पूरा कंप्लीटली डाइजेस्ट करके इस फॉर्म में कन्वर्ट करना। तो कोई पूछे कि आपके बॉडी में प्रोटीन फाइनली डाइजेस्ट होने के बाद किस वे में कन्वर्ट होता है या क्या नाम होता है उसका, तो हम कहते हैं अमीनो एसिड। प्रोटीन इज फाइनली डाइजेस्टेड इनटू अमीनो एसिड, कार्बोहाइड्रेट इज फाइनली डाइजेस्टेड इनटू ग्लूकोज, एंड फैट्स विल बी फाइनली डाइजेस्टेड इनटू कंप्लीटली डाइजेस्टेड इनटू फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरॉल। तो बस सर आपको इतना ही याद रखना है कि कौन सा एंजाइम कहाँ प्रेजेंट है और उसका काम क्या है। जैसे कि आपको शुरू से बताएं, स्टमक में डाइजेस्टिव एंजाइम में HCl है, पेप्सिन है, म्यूकस है। HCl का काम क्या है? एसिडिक मीडियम प्रोवाइड करना ताकि पेप्सिन वर्क कर सके। दूसरा चीज़ क्या है? बैक्टीरियाज वगैरह को वो किल करता है क्योंकि वो एसिडिक है नेचर में। पेप्सिन का काम क्या है? प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट करना, या डाइजेस्ट करना किस में तोड़ना, तो आपको नाम भी बताएं, याद हो तो अच्छी बात है, पेप्टोन्स या प्रोटियोसिस। ठीक,
उसके बाद म्यूकस का काम क्या है, हमारे स्टमक के इनर लाइनिंग को किससे बचाता है, HCl के एक्शन से बचाता है, ठीक। उसके बाद ये खाना कंप्लीट, अगर कोई पूछे कि कंप्लीट साइट ऑफ डाइजेशन कहाँ होगा, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन में दो लोग कौन सेक्रेट कर रहे हैं अपने एंजाइम्स को, तो एक करता है लीवर, एक करता है पेनक्रिया। यहीं पे कंप्लीटली प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और फैट डाइजेस्ट हो जाते हैं। आगे आप पढ़ोगे क्या, स्मॉल इंटेस्टाइन में लीवर का सेक्रेशन, तो लीवर का सेक्रेशन क्या है सर, बाइल सॉल्ट एंड बाइल जूस। बाइल सॉल्ट का काम क्या है, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, मीन्स लार्जर ग्लोब्यूल्स को स्मॉलर ग्लोब्यूल्स में फैट का कन्वर्ट करना। बाइल जूस का काम क्या है, दो काम बताएं आपको, ये गॉल ब्लैडर में प्रेजेंट रहता है। काम क्या है सर, बाइल जूस का काम है फैट को डाइजेस्ट करना एंड अल्कलाइन मीडियम प्रोवाइड करना। लीवर से आपको, पैनक्रियाज से आपको बताए थे दो, ट्रिप्सिन एंड लिपेज। ट्रिप्सिन का काम क्या है, प्रोटीन को फाइनली डाइजेस्ट करा देना, कन्वर्ट करा देना, और लिपेज का काम है इमल्सिव फैट्स को फाइनली डाइजेस्ट करा देना। स्मॉल इंटेस्टाइन में मैंने बताया कि इंटेस्टाइनल जूसेज होते हैं जिनका फाइनल टचअप है कि प्रोटीन को ये कंप्लीटली डाइजेस्ट कर देते हैं, और उनका नाम अमीनो एसिड है, कार्बोहाइड्रेट को ग्लूकोज में, एंड फैट्स को फैटी एसिड एंड ग्लिसरॉल में। दैट्स ऑल। इतना सिंपली है, अगर हम इस पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखें तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर हम लोग इजीली कर सकते हैं। अब आगे का स्टेप है, दो स्टेप खत्म हो गया, इंजेशन, डाइजेशन। थर्ड वन है एब्जॉर्प्शन। एब्जॉर्प्शन का मतलब जो भी फूड डाइजेस्ट हुआ है अब बॉडी को एब्जॉर्ब करना है, तो उसके लिए हमारे ऑर्गन्स में, मतलब स्मॉल इंटेस्टाइन में ही ये विली नाम का जो फिंगर लाइक, बहुत सारे फिंगर लाइक उंगली की तरह प्रोजेक्शन से उंगली की तरह दिखता है, इसका काम क्या है कि लार्जर सरफेस एरिया प्रोवाइड करता है पूरे के पूरे फूड जो एब्जॉर्ब, जो डाइजेस्ट हुआ है एब्जॉर्ब होने के लिए। और इसका एक प्लस पॉइंट है कि विली में बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं जिसके तहत जो एब्जॉर्ब फूड है हर सेल ऑफ द बॉडी, मतलब पूरे हर एक जहाँ भी बॉडी का जितना भी सेल्स है वहाँ तक खाने को पहुँचाने का काम ये विली करता है, क्योंकि इसके पास बहुत सारे ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो बेसिकली अगर कोई पूछे कि विली का मेन फंक्शन क्या है, इट प्रोवाइड लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन। इट इज प्रेजेंट इन स्मॉल इंटेस्टाइन। ओके, देन एसिमुलेशन, आपको मैंने पहले ही बताया, एसिमुलेशन का काम ही इतना है कि अब जो फूड आप एब्जॉर्ब, डाइजेस्ट हो गया, आप एब्जॉर्ब किए, तो फूड एब्जॉर्ब करने से क्या होता है, एनर्जी। हमको क्या चाहिए, एनर्जी चाहिए हमारे डे टू डे लाइफ एक्टिविटीज़ करने के लिए, ग्रोथ के लिए, रिपेयर ऑफ डैमेज सेल्स के लिए। तो ये एसिमुलेशन का मतलब वही है कि एनर्जी का यूटिलाइज करना, हर बॉडी पार्ट तक पहुँचाना और उस एनर्जी का यूटिलाइजेशन। तो सिंपल सा कहानी था एसिमुलेशन। लास्ट वन इज इजेशन। अब जो अनएब्जॉर्ब्ड फूड है, अनवांटेड पार्टिकल्स हैं, ये क्या होते हैं, लार्ज इंटेस्टाइन में पास करते हैं, जहाँ पे मतलब यू कैन से डेट मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वाटर एब्जॉर्ब, मतलब लार्ज इंटेस्टाइन क्या करता है, मैक्सिमम अमाउंट वाटर को एब्जॉर्ब कर लेता है। और अब जब अनवांटेड जो मटेरियल हो गया, जो आपके बॉडी से रिमूव कराना है, वो आपके एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स, जिसको आप एनस, रेक्टम बोलते हो, उसके थ्रू बॉडी से रिमूव हो जाता है। ये पूरा कंप्लीट प्रोसेस है सर ह्यूमन एलिमेंट्री कैनाल का। रेस्पिरेशन के साथ एक मिसकंसेप्शन ये है डेफिनेशन में कि लोग समझते हैं सांस लेना या सांस छोड़ने, उसको हम लोग रेस्पिरेशन कहते हैं, बट इट इज़ नॉट रेस्पिरेशन, इट इज़ ब्रीदिंग। रेस्पिरेशन क्या होता है कि जो भी हम खाना खा रहे हैं और जो ऑक्सीजन ले रहे हैं, वो जब उस ग्लूकोज के साथ रिएक्ट करता है तब वो एनर्जी प्रोड्यूस करता है, उसको हम रेस्पिरेशन कहते हैं। इसलिए मैंने ये डेफिनेशन लिखा रखा है, द प्रोसेस बाय विच लिविंग सेल्स ब्रेक डाउन ग्लूकोज टू रिलीज एनर्जी, दैट इज कॉल्ड रेस्पिरेशन। रेस्पिरेशंस का बेसिकली दो टाइप है, एक है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक है एनारोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन किसको बोलते हैं, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, दैट इज कॉल्ड एरोबिक रेस्पिरेशन। एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, द रेस्पिरेशन विच टेक्स प्लेस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, मीन्स इसका ऑपोजिट, इसमें O2 का प्रेजेंस रहेगा, इसमें O2 का प्रेजेंस नहीं रहेगा। नेक्स्ट, अब आप इसको थोड़ा और ठीक से समझोगे जब हम ये समझाएंगे ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज थ्रू वेरियस पाथवेज। क्या होता है, ग्लूकोज C6H12 मतलब कार्बन, 6 कार्बन का मॉलिक्यूल होता है, वो साइटोप्लाज्म में पायरूवेट में टूटता है, मीन्स 3 कार्बन मॉलिक्यूल में। उसके बाद ये ग्लूकोज का 3 पाथवे है, वहाँ आप समझोगे। पहला है एब्सेंस ऑफ O2, जो जनरली ईस्ट में होता है, तो इसके जो एंड प्रोडक्ट्स हैं वो क्या है, अल्कोहल C2H5OH प्लस CO2 प्लस एनर्जी, दैट इज इथेनॉल। सेकेंड, लैक ऑफ O2, ये मसल सेल्स में होता है। आप लोगों ने कभी भी सुना होगा कोई भी एथलीट दौड़ते दौड़ते उसके क्रैम्प आ जाता है, इट इज़ ड्यू टू द लैक ऑफ ऑक्सीजन। जितने ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है उतना ऑक्सीजन उसको नहीं मिल पाता, जिस वजह से क्रैम्प होता है। क्रैम्प होता क्यों है, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट को आप देखिए, दैट इज लैक्टिक एसिड प्लस एनर्जी, यही लैक्टिक एसिड वहाँ फॉर्म हो जाता है, दैट्स वाई क्रैम्प होना उसी का रीज़न है। तो ये लैक ऑफ ऑक्सीजन की वजह से होता है, बेसिकली ये बेसिक मसल सेल्स में होता है। थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ O2, जिसको हम एरोबिक रेस्पिरेशन कह रहे हैं, बेसिकली ये माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। इसके एंड प्रोडक्ट्स क्या है, CO2, H2O एंड एनर्जी। यहाँ तक क्लियर है कैसे पाथवे, मैंने ग्लूकोज जो है ये वेरियस पाथवेज, एब्सेंस ऑफ O2, लैक ऑफ O2 एंड प्रेजेंस ऑफ O2 में टूटता है। आगे जो भी एनर्जी हो रहा है, तो एक्चुअली में एनर्जी ATP को बोलते हैं, ATP को हम लोग कहते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल।
एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। इसी फॉर्म में एनर्जी लिबरेट होता है ड्यूरिंग रेस्पिरेशन। होता क्या है, पहले ये छोटा फॉर्म में रहता है एडिनोसाइन डाइफॉस्फेट में, जब उसमें एक और फॉस्फेट मिलता है तब वो बनता है एटीपी एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट। तो बेसिकली आपको ये समझना है कि जो एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल है उसी को हम एटीपी कहते हैं। जो रेस्पिरेशन से एनर्जी आता है वो इसी फॉर्म में एटीपी में रहता है। एक एटीपी कितना प्रोड्यूस कर रहा है एनर्जी, 30.5 kJ पर मोल। क्लियर। ना हम लोग समझते हैं रेस्पिरेशन इन प्लांट्स के बारे में। रेस्पिरेशन इन प्लांट्स बेसिकली जो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स मीन्स एक्सचेंज ऑफ गैसेज जो होता है वो आप लास्ट पॉइंट देखोगे डिफ्यूजन के थ्रू होता है फ्रॉम रूट्स स्टेम एंड लीव्स। लीव्स में आपको पता है, पहले ही बताया मैंने, स्टोमाटा के थ्रू। एक्चुअली होता क्या है, इनमें दो टाइप का काम चल रहा है, इन डे एंड नाइट। क्या है, डे के समय फोटोसिंथेसिस, जब उसको खाना बनाने की, प्लांट्स को खाना बनाने की ज़रूरत होती है, उस समय उनको क्या चाहिए होता है, ये CO2 आपको उनको चाहिए होता है और वो रिलीज क्या करते हैं, O2 को। और नाइट के समय में उनको एनर्जी चाहिए होता है जिसको वो रिस्पायर करें, तो वो O2 को लेते हैं और CO2 को रिलीज करते हैं। यही प्रोसेस है सिर्फ रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में। रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग को समझते हैं, ये पूरे ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम को थोड़े सिंपल वे में समझते हैं ताकि वो आसानी से लर्न हो सके। ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहला चीज़ होता है नेसल कैविटी, जो कि नोज़ में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली क्या होता है कि जब भी एयर नॉस्ट्रल्स के थ्रू पास होता है नाक से, तो ऑलरेडी नोज़ में आपका फाइन हेयर, जिसको हम सीलिया कहते हैं, और म्यूकस प्रेजेंट होता है। तो जो एयर जो जिसके साथ बहुत सारे डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, तो यही फाइन हेयर और म्यूकस का ये फंक्शन है कि वो उस एयर को प्यूरिफाई करता है। प्यूरिफाई होने के बाद ये एयर फेरिंग्स के रास्ते, फेरिंग्स को पास करके ट्रेचिया में एंटर करता है, जिसको हम लोग विंड पाइप भी कहते हैं। ये ट्रेचिया जो है वो बेसिकली रिंग्स ऑफ कार्टिलेज है। रिंग्स ऑफ कार्टिलेज मीन्स कार्टिलेज के स्ट्रक्चर का बनाया गया है। रीज़न ये है कि ब्रीदिंग के समय में जो भी एयर पासेज हो वो कोलैप्स ना करे, दिक्कत ना हो इसलिए ये ट्रेचिया का जो स्ट्रक्चर है वो रिंग्स ऑफ कार्टिलेज कहा गया है। ट्रेचिया का जो एक स्ट्रक्चर है, इसके अपर एंड, ट्रेचिया का जो अपर एंड है, अपर एंड में वॉइस बॉक्स होता है जिसको हम लैरिंग्स कहते हैं, और इसका जो लोअर एंड होता है वो बहुत सारे छोटे छोटे ट्यूब्स में बटा होता है। उस ट्यूब्स को हम ब्रोंकाई कहते हैं। ये ब्रोंकाई आपके लंग्स से कनेक्ट होता है। एक बात बता दूं कि जो आपका लंग्स होता है वो एक थिन मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है ताकि वो प्रोटेक्टेड रहे। उस थिन मेम्ब्रेन को हम लोग ल्यूरा कहते हैं, PLEURA, P यहाँ पे साइलेंट होता है। आफ्टर डैट ब्रोंकाई जो है फाइनली बहुत सारे छोटे छोटे और ट्यूबल्स में डिवाइड होता है, जिसको हम लोग ब्रोंक्यूलस कहते हैं। ब्रोंक्यूलस यहाँ पे आप देख रहे हो, ब्रोंकाई डिवाइड है ब्रोंक्यूलस में। ब्रोंक्यूलस के एंड पे हवा की थैली, एयर सैक्स कहा जाता है, ये देखो एयर सैक, SAC, जिसको हम अल्वियोली कहते हैं। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन का सबसे इंपॉर्टेंट यूनिट है। यहीं पे एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी होता है, इसलिए इस पॉइंट को, अल्वियोली को, हम लोग साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस भी कहते हैं। अल्वियोली का काम यही है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस का करना। इसमें बहुत सारे सप्लाइड विद हेमोग्लोबिन। हेमोग्लोबिन क्या है, ये RBC का एक पार्ट है जिसके तहत ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है। नेक्स्ट टॉपिक है डायफ्राम। डायफ्राम आप समझ रहे हो, ब्रीदिंग में ही सपोर्ट करता है। एक्चुअली जब हम सांस लेते हैं, जब इनहेल करते हैं, तो डायफ्राम हमारा फ्लैट हो जाता है। तो इनहेल करते हो तो यही जो एयर सैक, जो हवा की जो थैली है, अल्वियोली क्या होता है, एक्सपेंड करता है। और जब हम एक्सेल करते हैं में सांस छोड़ते हैं, तो उस समय ये डायफ्राम अपने आप को अपलिफ्ट करता है, और जो हमारा एयर सैक अल्वियोली है उस समय वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है। यही प्रोसेस है पूरा ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। आइए इसका नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं इस चैप्टर का, ट्रांसपोर्टेशन। बेसिकली इसमें दो टॉपिक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन और ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट। ठीक है, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन पहले हम वो स्टार्ट करते हैं। एक्चुअली क्या है ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमंस, बेसिकली क्या, ये पूरा का पूरा ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम पे डिपेंड है। ठीक है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम एक्चुअली में उसमें मेन ऑर्गन्स क्या क्या हैं, आपका हो गया सबसे पहला चीज़ हार्ट, जो आप जानते हो, जिसको हम लोग पंपिंग ऑर्गन कहते हैं। हार्ट के बाद हो गया आपका जितना भी ब्लड कैपिलरीज, डैट इज़ आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज, जिसको हम कहते हैं। एंड लास्ट थिंग इज़ ब्लड। ब्लड का भी पार्ट हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन मेन चीज़ जो है आपका, जिसको हम कह रहे हैं कि ब्लड के सर्कुलेशंस को ही हम ट्रांसपोर्टेशन कहते हैं। ट्रांसपोर्टेशन इन सेंस बहुत चीज़ का ट्रांसपोर्टेशन होता है। आपके बॉडी के हर ऑर्गन को, हमारे बॉडी के हर ऑर्गन को चाहिए हर चीज़, प्रोटीन हो, मिनरल हो, एवरीथिंग, जो भी आपके बॉडी में जो फूड बन रहा है या फिर जहाँ से एनर्जी रिलीज हो, तो जो भी चीज़ ग्लूकोज के फॉर्म में चाहिए होता है वो हर ऑर्गन्स को चाहिए होता है। तो उसको ट्रांसपोर्ट करना है, बनता कहीं है लेकिन आपको ट्रांसपोर्ट तो हर जगह करना है। जो आप पहले भी पढ़े हो कि जो भी आप रेस्पिरेशंस के थ्रू जो एनर्जी रिलीज हो रहा है, तो ये जो ट्रांसपोर्टेशन होता है वो ब्लड के थ्रू होता है। तो इसलिए हम एक पहले आपको बता दें एक बात कि ब्लड का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है उसको हम कहते हैं ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। दो तरीके का ब्लड होता है।
ब्लड कहने का मतलब ऑक्सीनेटेड ब्लड कहने का मतलब सेंस ये है कि जिसमें ऑक्सीजन हो, और डीऑक्सीनेटेड मतलब जिसमें CO2 हो। ठीक है, ये चीज़ क्लियर होना चाहिए। अब आपको पहले हम सबसे पहले आपको स्कीमेटिक डायग्राम बता दें कि हार्ट में क्या चलता है, ब्लड का जो डीऑक्सीनेटेड या ऑक्सीनेटेड ब्लड का जो फ्लो है वो हार्ट में कैसे चलता है। एक्चुअली क्या है कि हार्ट में एक तरीके से हम कह सकते हैं कि 4 चैम्बर बोल सकते हैं कि जिसमें हार्ट बटा हुआ है। तो यहाँ आप देख रहे हो कि राइट एट्रियम है, लेफ्ट एट्रियम है, राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल है। ये चीज़ कहानी यहाँ से शुरू होती है कि लंग्स में जैसे ऑक्सीजन आता है, जो आप पहले पढ़े हो अल्वियोली के थ्रू, तो वहाँ से जो लंग्स के थ्रू जो ऑक्सीनेटेड ब्लड है वो बेसिकली पल्मोनरी वेन के थ्रू पास होता है। अब यहाँ वेन की बात जो आ गई है, वेन के थ्रू बेसिकली डीऑक्सीनेटेड ब्लड पास होता है, लेकिन यहाँ पे एक जो वेन है वो यही एक्सेप्शन है इस बायोलॉजी में, इस टॉपिक में, कि पल्मोनरी वेन कहने का मतलब ये हो गया सर कि पल्मोनरी वेन जो है इसके थ्रू, ये लंग्स के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है आपके हार्ट में। क्यों? क्योंकि इसकी दूरी जो होती है बहुत कम होती है, तो वहाँ से आपको आराम से आना है उस चीज़ को, जो ब्लड ऑक्सीनेटेड जो ब्लड है वो यहाँ पे आपको थोड़ा आराम से आना है। तो इसलिए यहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड जो होता है लेफ्ट आर्टरियम में आता है, जो कि वाल्व V1 के थ्रू पासेज होकर के लेफ्ट वेंट्रिकल में आता है। तो आपको पहले ही बताएं कि ऊपर साइड में राइट आर्टरियम और लेफ्ट आर्टरियम होता है, नीचे साइड में राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल होता है। तो लेफ्ट आर्टरियम में जब ऑक्सीनेटेड ब्लड आता है तो वो V1 के थ्रू, मतलब वाल्व V1 के थ्रू वो लेफ्ट वेंट्रिकल में पुश होता है। वहाँ से वो निकल करके जो मेन आर्टरी होता है जिसको आउटा नाम है, AORTA, ये इंपॉर्टेंट है, उसको याद रखिएगा। आउटा के थ्रू ये ऑक्सीनेटेड ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन्स में पहुँचता है। तो ये बात आप लोग पहले भी हम लोग समझते हैं कि जैसे जो ऑक्सीनेटेड ब्लड, कहीं भी अगर आप लोग या हम लोग जाते हैं कहीं, तो सपोज डैट किसी जगह गए हैं तो हम लोग उसको अगर कुछ दिए तो रिटर्न में वो कुछ हमको देगा जब भी हम रिटर्न होने जाएंगे वहाँ पे। तो वही चीज़ है कि जब ये ऑक्सीनेटेड ब्लड सारे बॉडी ऑर्गन्स में जाता है तो बॉडी ऑर्गन्स रिटर्न में उसको क्या देता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड देता है, जो आपको यहाँ से मेन वेन, जिसको वेना कावा बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वेना कावा, उसी के थ्रू ये सीधा जाता है आपका राइट आर्टरियम में। फिर वहाँ पे जो वाल्व 2 प्रेजेंट होता है उसके थ्रू ये पुश होता है राइट वेंट्रिकल में, और राइट वेंट्रिकल के थ्रू ये सीधा जा करके वापस पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू वापस लंग्स में चला जाता है। ये जो प्रोसेस है, इसी प्रोसेस से नाम स्टार्ट हुआ डबल सर्कुलेशन, बिकॉज द ब्लड ट्रेवल्स ट्वाइस इन आवर हार्ट। आप ये देख रहे हो कि हार्ट के जो 4 आपको चैम्बर हम दिखाए हैं उसमें एक बार ये लेफ्ट में जा करके राइट से ट्रेवल कर रहा है, तो मतलब एक बार में, एक कंप्लीट सर्कुलेशन में ये 2 बार ट्रेवल कर रहा है आपके हार्ट में। इसी को हम क्या कहते हैं, डबल सर्कुलेशन। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डबल सर्कुलेशन। ओके, तो ये तो बात था कि ब्लड जो ट्रांसपोर्टेशन का आपको हम स्कीमेटिक डायग्राम बताएं, किसका बताएं, जो ऑक्सीनेटेड और डीऑक्सीनेटेड ब्लड के बारे में था। आगे हम लोग देखते हैं ब्लड कंपोनेंट्स के बारे में। बेसिकली क्या है, ब्लड कंपोनेंट्स 4 पार्ट में डिवाइडेड है। फर्स्ट वन इज प्लाज्मा, सेकंड वन इज RBC, थर्ड वन इज WBC एंड फोर्थ वन इज प्लेटलेट्स। आप देख रहे होंगे। पहला चीज़ जो प्लाज्मा हम क्या बोलते हैं, इट इज़ द लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड। प्लाज्मा को हम लोग लिक्विड पार्ट ऑफ द ब्लड कहते हैं। एक्चुअली इसका फंक्शन क्या है सर, इसका फंक्शन यही है कि जो जितना भी डिजॉल्व्ड प्रोटीन या फिर आपको मिनरल्स आप बोल सकते हो, उसको ये लोग जो प्लाज्मा का काम है उसको वो ट्रांसपोर्ट करता है, ठीक है, बॉडी ऑर्गन्स के हर पार्ट तक। तो ब्लड का जो लिक्विड पार्ट जिसको कहा गया है प्लाज्मा है, इसका काम है कि जो भी डिजॉल्व्ड प्रोटीन, मिनरल्स, ये सब चीज़ होते हैं, या फिर एक्सक्रीटरी यूनिट्स जिसको हम लोग बोल सकते हैं, सपोज डैट यूरिया वगैरह, इसको भी ये ट्रांसपोर्ट करते हैं। नेक्स्ट थिंग इज RBC का फुल फॉर्म एक्चुअली 2 होता है, एक होता है रेड ब्लड सेल और एक होता है रेड ब्लड कॉर्पुस्कल्स, ठीक है। सी से आप पहले पढ़े हो, सी से कॉर्पुस्कल्स भी होता है। तो बेसिकली क्या है, ये रेड ब्लड सेल है। रेड ब्लड सेल रेड क्यों बोला गया है, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हेमोग्लोबिन। तो हेमोग्लोबिन के प्रेजेंस के वजह से ही इसको हम लोग क्या कहते हैं, रेड ब्लड सेल कहते हैं, ठीक है। इसका मेन काम अगर आपसे कोई पूछे भी तो आपका कहना यही है कि हेमोग्लोबिन का प्रेजेंट होना, मतलब हेमोग्लोबिन को बनाना, ऑक्सीनेटेड ब्लड को ट्रांसपोर्ट करने का काम यही RBC ही करता है, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज, और हाँ एक और इम्पॉर्टेंट बात कि इसमें न्यूक्लियाई नहीं होता है, इसके सेल्स में न्यूक्लियस नहीं होता है, ठीक। नेक्स्ट थिंग इज WBC, इसको बोलते हैं वाइट ब्लड सेल या वाइट ब्लड कॉर्पुस्कल्स। एक्चुअली में वाइट ब्लड सेल या WBC को ही हम लोग कहते हैं सोल्जर ऑफ द बॉडी। जिस तरीके से आप समझ रहे हो कि मतलब हमारे देश या फिर किसी भी देश में अगर कोई किसी को प्रोटेक्ट करता है बॉर्डर को, तो उसको हम सोल्जर कहते हैं, सैनिक कहते हैं। उसी तरीके से ये हमारे बॉडी को ये प्रोटेक्ट करता है। कैसे कैसे करता है, इन्फेक्शन से, जर्म्स से,
इन चीज़ों से प्रोटेक्ट करता है, इसी को कहते हैं हम, इसलिए WBC, दैट्स वाई WBC इज नोन एज द सोल्जर ऑफ आवर बॉडी। नेक्स्ट थिंग इज प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स का काम क्या है और प्लेटलेट्स क्या है, कहाँ बनते हैं? प्लेटलेट्स का काम है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ प्लेटलेट इज दैट ब्लड क्लॉटिंग, और ये बनते कहाँ हैं? बोन मैरो में। कहाँ बनते हैं? बोन मैरो में। अगला टॉपिक लिम्फ है। लिम्फ भी ब्लड की तरह ही एक फ्लूइड है जो सर्कुलेशन में काम करता है। आइए देखते हैं क्या है। इट इज़ अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन विच कंटेन्स अ स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल कॉल्ड लिम्फोसाइट। लिम्फ जो है वो बेसिकली एक स्पेशल टाइप ऑफ वाइट ब्लड सेल से बनता है जिसको हम लोग लिम्फोसाइट कहते हैं। तो लिम्फ का फंक्शन क्या है कि जितने भी लार्ज प्रोटीन मॉलिक्यूल हैं या डाइजेस्टेड फूड्स हैं उसको वो ट्रांसपोर्ट करने में काम आता है। वाइट ब्लड सेल है इसलिए ये क्या करता है, हमारे बॉडी को जर्म्स से बचाता है, उसको किल करता है। और तीसरा इसका फंक्शन आप ये लिख सकते हो कि ये हमारे बॉडी में जितने भी डेड सेल्स हैं, जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं उसको रिमूव करने में हेल्प करता है। तो लिम्फ का बेसिकली बस इतना ही काम है, इतना ही जानना है आपको। अगला एक क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होगा, आप लोग देख रहे हो, व्हाट इज नेसेसरी टू सेपरेट ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड इन मैमल्स एंड बर्ड्स। मीन्स हमारे बॉडी में या मैमल से बर्ड्स के बॉडी में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्यों सेपरेट करना जरूरी है। तो आपको बताएं, हार्ट में ही एक ऑर्गन होता है जिसको हम कहते हैं सेप्टम। सेप्टम ही वो ऑर्गन है जो मैमल्स या बर्ड्स में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट करता है। इसका रीज़न ये है कि ये मैमल्स और बर्ड्स जो होते हैं वो बेसिकली वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं। और वार्म ब्लडेड एनिमल्स को क्या होती है कि हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन की ज़रूरत होती है ताकि वो अपने लाइफ को मेंटेन कर पाए, उनको एनर्जी की नीड ज़्यादा होती है। इसी वजह से ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सेपरेट रखा जाए ताकि उसको अपने बॉडी को चलाने के लिए, उस एनर्जी को पाने के लिए हाई सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन मिलते रहे। ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट, बेसिकली जो ट्रांसपोर्टेशन प्लांट में है वो दो सिस्टम पर डिपेंड है, एक को बोलते हैं जाइलम, एक को बोलते हैं फ्लोएम। ठीक है, आपने पहले भी पढ़ा होगा। जाइलम का काम क्या है कि जितने भी वाटर और मिनरल सॉइल्स में डिजॉल्व होते हैं उसको वो खींच करके पत्ते तक पहुंचाता है। अगला जो आपका ट्रांसपोर्ट सिस्टम है उसको हम क्या कहते हैं? फ्लोएम कहते हैं। फ्लोएम का बेसिकली काम क्या है? देखिए, जाइलम से जो भी वाटर और मिनरल्स जो पत्ते तक पहुंचाया जा रहा है, आप पहले भी फोटोसिंथेसिस इसी टॉपिक में आपको मैंने बताया है कि जो भी फोटोसिंथेसिस होता है कहाँ पे होता है? पत्ते में होता है। तो फोटोसिंथेसिस होने का कारण क्या है? फूड प्रिपेयर करना। तो अब फ्लोएम का काम वहाँ पे ये आ जाता है, मेन फंक्शन ऑफ फ्लोएम इज टू ट्रांसपोर्ट द फूड प्रिपेयर्ड इन द लीफ टू ऑल पार्ट ऑफ द प्लांट। बेसिक फंक्शन फ्लोएम का वही है। इसके पीछे का मैकेनिज्म क्या है आप समझिएगा। जो भी मेटल जैसे सुक्रोज जिसको हम कह रहे हैं वो एटीपी की मदद से फ्लोएम में ट्रांसफर किया जाता है, ट्रांसफर होता है। और इससे क्या होता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होता है। जो आप ऑस्मोसिस पहले पढ़े हो क्लास 9th में, ऑस्मोटिक प्रेशर क्रिएट होने से क्या होता है कि जितने भी मटेरियल हैं, फूड है, ये सब जितने भी चीज़ हैं वो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में इजीली ट्रांसफ़र हो जाते हैं। आइए हम लोग अपने नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। ब्लड प्रेशर एक टॉपिक है। ब्लड प्रेशर क्या होता है? द प्रेशर थ्रू विच और एट विच ब्लड इज पम्प्ड बाय द हार्ट इन आवर ऑर्गन। मतलब जो हार्ट के द्वारा जो भी ब्लड पंपिंग होता है तो जिस प्रेशर पे होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? ब्लड प्रेशर। बेसिकली ब्लड प्रेशर को दो वैल्यूज़ में मेज़र किया जाता है। एक को बोलते हैं सिस्टोलिक प्रेशर, आप यहाँ देख रहे हो, एक को बोलते हैं डायस्टोलिक प्रेशर। आप किसी भी नॉर्मल ह्यूमन बीइंग का कभी भी आप बीपी का रीडिंग ये सब आप अगर सुने होंगे तो वही होता है 120/80। 120 जो होता है वो सिस्टोलिक का रीडिंग होता है और 80 mm/Hg जो होता है वो डायस्टोलिक का होता है। ठीक है, ब्लड प्रेशर को मेज़र करने के लिए जिस डिवाइस को यूज़ करते हैं, डिवाइस विच इज़ यूज टू मेजर द ब्लड प्रेशर, दैट इज़ कॉल्ड स्फाइग्मोमैनोमीटर। ये आपको याद रखना है, इसको क्या कहते हैं? स्फाइग्मोमैनोमीटर। ठीक, नेक्स्ट थिंग, हाई ब्लड प्रेशर होने से क्या होता है? हाई ब्लड प्रेशर होने से बहुत सारा हाइपरटेंशन होता है जिसके वजह से आर्टरीज कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाती है और ये रिजल्ट किस में कर जाता है? इंटरनल ब्लीडिंग में हो सकता है। इसके वजह से इन फ्यूचर डेथ भी हो सकता है। मीन्स आर्टरीज में इंटरनल ब्लीडिंग होने का पॉसिबल होता है ड्यू टू हाइपरटेंशन। और ये होता क्यों है? जब आपका ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। ठीक, आइए अब हम लोग अपने चैप्टर के सबसे लास्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं जिसको कहा जाता है एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब आप सब समझ रहे हो, एक्सक्रीशन जो है इस लाइफ प्रोसेस का आखिरी टॉपिक है। एक्सक्रीशन का मतलब क्या होता है? जितने हमारे बॉडी में टॉक्सिक वेस्टेज है, द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक वेस्टेज फ्रॉम आवर बॉडी, दैट इज कॉल्ड एक्सक्रीशन। आइए ह्यूमंस का एक्सक्रीशन को बेसिकली थोड़ा अच्छे से समझते हैं। जो ह्यूमंस का एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं वो क्या होते हैं? किडनी है, यूरेटर्स हैं, ब्लाडर है और यूरेथ्रा होता है। ठीक, किडनी का काम क्या है? किडनी का काम यही है कि हमारे ब्लड से जितने भी पॉइजनस सब्सटेंस हैं या यूरिया है या सॉल्ट है या एक्सेस वाटर है उसको रिमूव करने का काम किडनी करता है। आगे हम बताएंगे कि किडनी में कौन सा ऐसा ऑर्गन है जो उस पर वो काम होता है। यूरेटर्स किसको कहते हैं? यूरेटर्स बेसिकली एक ऐसा ट्यूब है जो यूरिन को किडनी से ब्लाडर तक पहुँचाता है। ठीक,
अब मेन चीज़ जो इंपॉर्टेंट है वो किडनी का ही। किडनी में जो मेन एक्सक्रीटरी यूनिट्स जिसको बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसमें, ये आप समझिएगा, जिसको वो नेफ्रॉन कहते हैं। तो किडनी के अंदर जो यही एक्सक्रीटरी यूनिट्स हैं जो ब्लड को फिल्टर करने में काम आता है, जिसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। ठीक, अब नेफ्रॉन के बारे में हम समझते हैं इस फिगर से, समझिएगा नेफ्रॉन बेसिकली नेफ्रॉन का फंक्शन क्या होता है। नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर आप देखना, नेफ्रॉन एक जो स्ट्रक्चर है उसका जो अपर एंड है वो कप शेप होता है, आप यहाँ देख रहे हो कप शेप, इस कप शेप को हम क्या बोलते हैं, बॉमिन्स कैप्सूल। ठीक है, और जो लोअर एंड है वो ट्यूब के स्ट्रक्चर में होता है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्यूबल। ठीक है, अब फंक्शन क्या है, तो ये जो बॉमिन्स कैप्सूल है इसमें बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट होते हैं, उस ब्लड कैपिलरीज को हम कहते हैं ग्लोमेरुलस। क्या कहते हैं, ग्लोमेरुलस। अब आगे देखिए, जैसे ही ये डर्टी ब्लड इस बॉमिन्स कैप्सूल में एंटर करता है तो ये ब्लड कैपिलरीज की वजह से यहाँ पे क्या होता है, ये ब्लड को फिल्टर करना स्टार्ट करते हैं। ब्लड जब फिल्टर हो जाता है, और ट्यूबुल का काम क्या है, जो ट्यूबुल का काम ये है कि जितना भी अमीनो एसिड्स हो गया, मतलब सेलेक्टिवली वो उसको एब्जर्व करता है, अमीनो एसिड्स को, ग्लूकोज को, कुछ सॉल्ट्स को, ठीक, वो उसको सेलेक्टिवली एब्जर्व करता है। और जितने भी टॉक्सिक चीज़ हैं वो लास्टली जा करके कलेक्टिंग डक्ट में कलेक्ट हो जाते हैं, एक्सक्रीट हो जाते हैं, एक्सक्रीटा है वो बॉडी का। और जो भी क्लीन ब्लड निकला, और क्लीन ब्लड क्या होता है, फिर से हमारे बॉडी ऑर्गन्स में रोटेट हो जाता है, मूव करता है। तो यही काम था एक्सक्रीशन इन ह्यूमन का, यही मेन फंक्शन है। तो बेसिकली आपको नेफ्रॉन के बारे में अच्छे से समझना है, नेफ्रॉन का जो स्ट्रक्चर है और उसके सारे फंक्शंस। आइए एक और टॉपिक को देखते हैं, डायलिसिस। ये बहुत सुना हुआ टॉपिक है डायलिसिस, इसको बेसिकली हेमोडायलिसिस भी बोला जाता है। जब किडनी काम करना बंद कर देता है, जब किसी पर्सन का किडनी काम करना बंद कर देता है तब डायलिसिस किया जाता है। तो आप बेसिकली समझ रहे हो क्यों किया जाएगा, किडनी का काम क्या है, ब्लड को फिल्टर करना। तो बस डायलिसिस का भी काम वही है, बस ये मशीन की मदद से होता है, जिसको हम लोग डायलिसिस मशीन बोलते हैं। तो ठीक है, ये उसके मैकेनिज्म को समझते हैं। मैकेनिज्म बस यही है कि जो भी पेशेंट फेल्यूर ऑफ किडनी से गुजरता है तो उसको डायलिसिस पर रखा जाता है। डायलिसिस क्या है, डायलिसिस एक मशीन है जिसके अंदर डायलाइजर होता है। पहले आपको हम समझा दें, डायलाइजर क्या है, एक यहाँ पर देख रहे हो कॉइल्ड लॉन्ग ट्यूब्स ऑफ सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन, मतलब लॉन्ग ट्यूब्स जो होते हैं वो कॉइल्ड रहते हैं उस डायलिसिस मशीन में, और उसमें एक सॉल्यूशन भी प्रेजेंट होता है उसी सेलेक्टिवली परमेबल मेम्ब्रेन में। उस सॉल्यूशन में आपको वाटर, ग्लूकोज और सॉल्ट प्रेजेंट होता है। होता क्या है, पेशेंट के आर्म से आर्टरी के थ्रू ब्लड को निकाला जाता है और डायलाइजर में पास किया जाता है। ठीक, डायलाइजर में पास होने करके यही जो सॉल्यूशन होता है उसको क्या करता है, वो क्लीन करता है उस ब्लड को। तो यहाँ पे आपको देखो सेकंड स्टेप क्या लिखा हुआ है, मोस्ट ऑफ द वेस्टेज पास्ड थ्रू दिस ट्यूब्स, मतलब उसी ट्यूब्स में वो पूरा ब्लड क्लीन हो जाता है। और जब क्लीन ब्लड जो भी क्लीन ब्लड, जो ब्लड क्लीन हो जाता है, वो क्लीन ब्लड क्या होता है, वापस से उसी पेशेंट के आर्म में वेन के थ्रू पंप कर दिया जाता है। तो बेसिकली डायलिसिस जो मशीन में जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो डायलाइजर है, जिसका काम यही है कि ब्लड जो आर्टरी से आ रहा है उसको क्लीन करके वेन के थ्रू वापस पहुंचा देना। तो ये आपका मैकेनिज्म था डायलिसिस का। एक और छोटा सा टॉपिक है एक्सक्रीशन इन प्लांट। बेसिकली ये बहुत छोटा टॉपिक है। जिस तरीके से एनिमल्स में एक्सक्रीशन के लिए एक स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं, इसमें वैसा कुछ नहीं है। गैसियस वेस्टेज आज आप जानते हो जो भी प्लांट्स में होता है, जैसे CO2 वगैरह हो गया, O2 वगैरह हो गया, वो बेसिकली रिमूव आप पहले भी पढ़े हो कि स्टोमाटा के थ्रू हो जाता है। ठीक है, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैसेज होते हैं, और स्टेम में भी लेंटिकल्स प्रेजेंट है तो वहाँ से वो हो जाता है। दूसरा चीज़ आपको पहले ही बताएं, ट्रांसपीरेशन, जो भी एक्सेस वाटर उसके बॉडी में है, प्लांट के बॉडी में होता है, तो वो ट्रांसपीरेशन के थ्रू निकल जाता है। ठीक है, और जो पत्ते झड़ते हैं तो जितने भी डेड सेल्स हैं उससे वो निकल जाता है। तो बेसिकली वही सारा चीज़ है। तो एक्सक्रीशन इन प्लांट में कुछ ज़्यादा आपको मतलब समझाने के लिए नहीं है, मतलब वैसा कोई ऑर्गन इसमें है नहीं। ठीक है, चलिए आशा करता हूँ कि ये जो वीडियो है लाइफ प्रोसेस का आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और शायद आपको समझ में आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट क्लास में।